हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फिजिक्स कॉन्सेप्ट। और आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो आज उसका एक लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और आज हम सबसे पहले जानेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उनको क्लासिफाइड कैसे किस तरीके से किया गया है, ठीक है। कितने टाइप के क्वांटिटीज होती हैं। हमने जो पहला जो चैप्टर था उसमें हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जाना था कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो फंडामेंटल, उनके टाइप्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी, इस तरीके से। तो आज हम फिर से क्लासिफिकेशन करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है। तो लेक्चर को देखिए। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो उनके लिए बेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं रोज के अपने टेलीग्राम चैनल पर डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट अपलोड कर रहा हूं। और हर लेक्चर के बाद ये आपको शीट मिलती है जिसमें 8 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप उस लेक्चर को देखिए और हर लेक्चर के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हर लेक्चर का उसको लगाइए, तो इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अपने टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी हमने बताया था, जब हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी तो फिजिकल क्वांटिटीज में मैंने बताया था आपको कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज का मीन्स बताया था मैंने कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो दो तरीके कौन कौन से हैं वो देखिए आप। पहला होता है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और यही आज का हमारा मेन मोटिव है, इसी को हमें आज अच्छे से पढ़ना है। इसका मोटा मोटा आइडिया लेंगे, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव होने वाला है वो ये है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जैसे हम बात करें लेंथ की, बात कर लें हम लेंथ की, टाइम की, टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर की या स्पीड की, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, ये सब क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। वहीं अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद आ जाता है फोर्स आ जाता है, ठीक है। और भी चीजें हैं, फोर्स आ गया, वेलोसिटी आ गई, एक्सेलरेशन आ जाता है हमारा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सब जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पर डिस्टेंस और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे मैंने आपसे बोला कोई आपका फ्रेंड है जो कि 4 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर की, 4 मीटर की, ये ए से बी पॉइंट तक 4 मीटर की डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो ये जो 4 मीटर है, ये मैंने आपको क्या बताया, इसकी डिस्टेंस बताई। 4 मीटर यानी कि मैग्नीट्यूड है, और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी में आता है, स्केलर क्वांटिटी में। तो मतलब मैंने आपको 4 मीटर यहाँ पर क्या बताया, सिर्फ डिस्टेंस कवर की। हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में कवर की, सिर्फ हमने डिस्टेंस कवर किया। आपके फ्रेंड ने 4 मीटर, तो हम क्या बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि जो आपका फ्रेंड है उसने डिस्टेंस ए टू बी
4 मीटर वो चला या उसने A to B 4 मीटर डिस्टेंस कवर की, तो ये मैंने यहाँ पर क्या बता दिया, आपके फ्रेंड का डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, क्योंकि मैंने इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर दिया कि किस डायरेक्शन में चला है, ए से बी पर चला है, बी से ए में नहीं चला है। ऐसा भी तो हो सकता है वो 4 मीटर बी से ए में चला हो, बी से ए की तरफ, लेकिन हमने स्पेसिफाई ये कर दिया, ये क्लियर कर दिया कि ए से बी की तरफ चला है 4 मीटर डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, अब हम इसे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो 4, 3, 5 जो मतलब नंबर जो होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और इसको तो आप पता ही है, आपको यूनिट होती है, ये तो मीटर वगैरह ये सब क्या होती है, यूनिट। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि Q इक्वल हम N इंटू यू लिखते हैं, जहां पर U क्या होता है, नंबर ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड होता है उस क्वांटिटी का, और U क्या होता है, यूनिट। लेकिन अब यहाँ पे हम डायरेक्शन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन भी हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। दूसरा है कि वेक्टर जो होता है वेक्टर क्वांटिटी में हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में हम ये करते हैं कि उसके साथ डायरेक्शन भी बताते हैं मैग्नीट्यूड के साथ। मैंने आपको यहाँ पर स्पेसिफाई किया कि जो डिस्टेंस है वो ए से बी तक चला है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फोर्स, सपोज कीजिए फोर्स, जब भी किसी चीज पर फोर्स लगती है तो हम क्या बोलते हैं, जैसे सपोज करो 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन में जो 10 न्यूटन की फोर्स लगी, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन जो फोर्स लगी उसमें डायरेक्शन भी हमने स्पेसिफाई किया है, तो इसको ये डायरेक्शन हमने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, ये क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि हम इसमें साथ साथ डायरेक्शन भी बता रहे हैं। 10 न्यूटन जो है वो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट, लेकिन इसके साथ हम जो डायरेक्शन बता रहे हैं कि 10 न्यूटन जो इस तरफ फोर्स लगी, सपोज करो ईस्ट की तरफ फोर्स लगी, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ हमने क्या बता दिया, इसका डायरेक्शन बता दिया कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा और डिफरेंस जान लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होते हैं। देखो यहां पर हेडिंग लगाएंगे, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। मम्मी चलो मत यार, हाँ तो बैठ जाओ, ये देखिए तो वो आवाज आ जाती है। अब हम जानेंगे वेक्टर, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही है सिंपल सा, कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें, सॉरी स्केलर क्वांटिटी जो होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी जो होती है, स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं उनको हम, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड,
subtract, multiply and divide by simple algebra। जो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो सिंपल अलजेब्रा से हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं हमारी, जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन्हें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड जो हम करते हैं उसे हम वेक्टर अलजेब्रा की मदद से करते हैं, ठीक है। अब यही हम पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है। इसमें हम ऐड जब हम करेंगे, वेक्टर को ऐड करना सीखेंगे तब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वगैरह, ये सब पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। तीसरी चीज है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी या हम इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एज ऑलवेज अ स्केलर, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट होता है वो भी स्केलर ही होता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो भी स्केलर ही होता है। लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इट में भी स्केलर भी हो सकता है ये, और वेक्टर भी हो सकता है। ये स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा रूल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। वैसे तो मैं नोट्स अपलोड करूंगा इसके। देखो अब हम पढ़ेंगे फोर्थ डिफरेंस हम देखेंगे कि जो वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज होती हैं कैन नॉट बी resolve into two or more than two component। स्केलर क्वांटिटीज जो होती हैं उनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक स्केलर क्वांटिटी को हम दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे रिजॉल्व क्या है, तो रिजॉल्व हम पढ़ेंगे आगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अभी तो आप समझते जाओ बस। इसमें क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में हम इसे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट, टू और मोर देन टू कंपोनेंट, ठीक है।
टू और मोर देन टू कंपोनेंट। एक चीज और मैं आपको बता दूं, फिफ्थ पॉइंट, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, ऐसी अब लिखना नहीं होगा, वैसे बताएगा। स्केलर क्वांटिटीज को हम सिंपल इंग्लिश लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए या बी या पी या क्यू etc, ठीक है, इन चीजों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि हम किसी भी इंग्लिश लेटर में उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो का साइन लगा देते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ऑफ ए या ए वेक्टर, ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ऑफ ए या ए वेक्टर। या फिर ऐसा कर देते हैं कि बोल्ड लेटर जो सुनिए ना आपने, गहरे अक्षर, कभी कभी क्या होता है किसी बुक में बोल्ड लेटर में दिया होता है, इटालियन लेटर इनको बोलते हैं, ठीक है, जो गहरे अक्षर होते हैं ना, इनको भी हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी इस तरीके से भी हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा, मैं इसे इसलिए जल्दी जल्दी समझा रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम नहीं आने वाला है जेईई मेंस और एडवांस में। ये तो बस आपकी जस्ट नॉलेज के लिए है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है वो देखना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, देखो, एक होता है इक्वल वेक्टर, बहुत सारे टाइप होते हैं। इक्वल वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव, या इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या कोलिनियर वेक्टर भी होते हैं, कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। अब हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर हम वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। सपोज करो ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 और डायरेक्शन भी सेम है। ये भी कोई ए वेक्टर है जिसका, ये कोई बी वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना है 10 और डायरेक्शन भी सेम है। तो ए हम बोलेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। तो हमारा इक्वल वेक्टर हो गया। नल वेक्टर को अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर समझ लो, ठीक है। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो। जैसे कोई ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है, लेकिन दूसरे वेक्टर इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये कोई बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी 10 है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए इक्वल माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल माइनस बी वेक्टर, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है उसे हम नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है।
थर्ड वेक्टर है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हम उसे कहते हैं, पोजीशन वेक्टर हम उसे कहते हैं जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताता है, किसी भी चीज की पोजीशन बताता है। फॉर एग्जांपल ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, वो यहां पर कोई पार्टिकल है, वो ओ पॉइंट यानी कि ओरिजिन मान लेते हैं हम इसे, ओरिजिन से इतनी डिस्टेंस चला, इतनी डिस्टेंस ए पॉइंट तक, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो इसकी जो पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। इसे आर वेक्टर से ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है इसकी, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर फिर से सुन लो, ऐसा वेक्टर जो किसी की पोजीशन बताता है किसी एक पॉइंट से। जैसे ओरिजिन से ये जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, वो इस पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है कि पोजीशन कहाँ पे है, इसकी पोजीशन कहाँ पे है, ए पॉइंट पर है। पहले ये यहां था, यहां पहुंच गया ए पॉइंट पर, तो क्या है ये, तो क्या हो गया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, सपोज करो ये एक और पार्टिकल है बी पॉइंट पर, और इसका ये वेक्टर जो है आर है, तो इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा, इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये हो जाएगा ए बी। हम इसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए और बी, ये जो लेंथ है वो ए और बी है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए और बी। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम इस तरीके से समझ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, किसी भी चीज की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी हम आगे पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तब हम जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये है, इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। देखो सपोज करो कोई एक पार्टिकल है, यहां से यहां मूव किया या यहां से यहां मूव किया, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, ए बी वेक्टर को, ठीक है। दूसरा है हमारा, और क्या है भाई, देखो पोजीशन वेक्टर भी कर लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कर लिया। अब एक चीज और यहाँ पे लिखना होगा, पैरेलल वेक्टर भी होता है, पैरेलल वेक्टर, जैसे एंड हटा देता हूं, पैरेलल वेक्टर भी पढ़ते हैं हम। तो देखो कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक ही लाइन में होते हैं, जैसे ए वेक्टर और यहीं से ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ये एक ही लाइन में है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। देखो जब भी किसी भी चीज के बीच में को वर्ड आ जाए तो उसका मतलब है एक ही चीज में। जैसे कोप्लेनर हम पढ़ेंगे तो कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, ठीक है। तो जहां पर भी को वर्ड आ जाए इसका मतलब है सेम चीज में कुछ हो रहा है, ठीक है, सेम मतलब होता है को का। अब कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है वो देखो, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर का मतलब होता है जो एक ही प्लेन में हो, जो एक ही प्लेन में वेक्टर पाए जाते हैं उन्हें कोप्लेनर बोलते हैं। जैसे एक वेक्टर ये बोर्ड एक प्लेन समझ के चलिए आप लोग, ये बोर्ड एक प्लेन है और ये ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ठीक है, तो इसको कोप्लेनर बोलेंगे, ठीक है। ये दो वेक्टर है, ये भी कोप्लेनर है क्योंकि एक ही प्लेन में है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि दुनिया के दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। कोई भी दो वेक्टर, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर हो वो हमेशा एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, जैसे ये, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, तीन वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहीं से हम एक और वेक्टर निकालते हैं इसमें, तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं तीनों वेक्टर,
अब यदि मैं ऐसे बना दूं एक वेक्टर, एक सपोज करो ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, और तीसरा वेक्टर जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर है, मतलब ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तीसरा वेक्टर मैंने ऐसे बना दिया जो बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो ये जो तीसरा वेक्टर है ये इसमें प्लेन में लाई नहीं कर रहा, इस बोर्ड वाले प्लेन में लाई नहीं कर रहा, इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये तीन वेक्टर जो है एक ही प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं। ये वाले दो वेक्टर तो लाई कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा वेक्टर है वो लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों वेक्टर, दो से ज्यादा वेक्टर एक प्लेन में लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे ये तीनों वेक्टर लाई कर रहे हैं एक ही प्लेन में। ठीक है, तो ये को प्लेनर भी हो गया हमारा, ये को लीनियर भी हो गया। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? पैरेलल वेक्टर क्या होता है वो देखो। पैरेलल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन सेम हो, या मतलब जो एक दूसरे के पैरेलल हो। देखो मैग्नीट्यूड भले ही कम ज्यादा हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ये इस तरीके का पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है इस तरीके से, इनको हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, डायरेक्शन सेम है इनकी। अब ऐसा नहीं है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में, भले ही मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन हम ले लें, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लेकर एक फोर्स इस डायरेक्शन, तो ये क्या पैरेलल वेक्टर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन इनका सेम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर है क्योंकि इनका डायरेक्शन सेम है, भले ही मैग्नीट्यूड कम है लेकिन डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ कि जो एरो होता है ना हमारा, जो वेक्टर का साइन होता है, इसकी जो पीछे वाली जो होती है, ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं टेल, और जो एरो होता है उसको हम बोलते हैं हेड। ये टेल और हेड होते हैं। देखो, जो हेड होता है या जो एरो वाला पार्ट होता है इसका, ये हमें क्या बताता है? डायरेक्शन का बताता है, डायरेक्शन डिनोट करता है ये हमें किसी भी चीज की। और ये जो लेंथ होती है ना इसकी, ये जो लेंथ होती है इसकी, ये हमें बताती है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बताती है। मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब बात आती है नल वेक्टर। तो देखो नल वेक्टर क्या होता है वो सुनना। नल वेक्टर क्या होता है वो ध्यान से सुनना। नल वेक्टर, इसे हम जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो देखो सिंपल सी बात है, नल वेक्टर का मतलब होता है, नल वेक्टर का मतलब या जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो, वो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर माना जाता है। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो के ऊपर ये वेक्टर का हम साइन लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया? जीरो वेक्टर हो गया। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर में से इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी हम किसी भी वेक्टर में से इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज करो ए वेक्टर में से हमने जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया, तो वही हमें ओरिजिनल वेक्टर मिल जाता है, मतलब ए वेक्टर मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है यार, जानते होगे पहले कि किसी में भी जीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही चीज आने वाली है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात, पहली तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या हो गई कि जब भी हम किसी भी जीरो वेक्टर में प्रोडक्ट करते हैं इसका, तो क्या होता है? जीरो वेक्टर आता है। ठीक है, जीरो वेक्टर आता है। जब भी हम किसी भी वेक्टर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? जीरो वेक्टर ही आता है। और जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब क्या आता है? ए वेक्टर, वही ओरिजिनल वेक्टर आता है। ठीक है, एक चीज होती है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है वो सुनो। यूनिट का मतलब होता है 1।
जैसे हम कहते हैं ना, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो यूनिट का मतलब होता है एक होना किसी भी चीज का। तो देखो यूनिट वेक्टर से पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यूनिट वेक्टर करता क्या है बेसिकली, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन का हमें इंफॉर्मेशन देता है कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है। जैसे सपोज करो कोई फोर्स लग रही है, हमें नहीं पता वो कितनी फोर्स है, बस एक यूनिट फोर्स लग रही है। अब पता नहीं है वो कौन सी मतलब एक यूनिट फोर्स लग रही है किसी भी इस डायरेक्शन में लग रही है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में लग रही है। जैसे ये पार्टिकल है तो इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, तो इसका हमें ये पता चल रहा है कि एक यूनिट की फोर्स है और ये इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। तो यहाँ होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, कि अब हम जानने वाले हैं पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है वेक्टर की, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है वेक्टर की। तो देखो जैसे ये कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है सपोज करो, अगर मुझे इसको पैरेलल शिफ्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसे यहां पर उठा के रख दूं, अगर मैं इसे यहां पर उठाकर रख दूं तो इसमें कोई गलती नहीं है। देखो ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है, ये पैरेलल शिफ्ट हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर मैंने इसे यहां पर उठा के रख दिया। बस कंडीशन ये है कि ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होनी चाहिए। ठीक है, ना तो इसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो हम इसे बोलेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। जैसे सपोज करो कि ये कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर, अब मैंने क्या किया, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी इस डायरेक्शन में, तो ये फिर पैरेलल शिफ्टिंग थोड़ी ना रही, ये तो फिर क्या हो गया, ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये क्या हो गया, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई। तो इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि ये कोई पार्टिकल है, इस पर इस तरीके से 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है। तो अगर मैं इसे यहां से भी लगाऊं ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन भी वही है, मेरा इसी तरफ लग रही है, और न्यूटन, कितने न्यूटन की लग रही है, 10 न्यूटन की, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पर कि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगनी चाहिए जिस डायरेक्शन में पहले लग रही थी। जैसे इस डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे लग रही है, ऐसे ही दूसरी फोर्स जो हमारी इस पार्टिकल पे लग रही है, तो ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। ये हमारी पैरेलल शिफ्टिंग खत्म हो गई। ठीक है, अब देखो, अब हम सीखेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर की, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किस तरीके से निकाला जाता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल किस तरीके से हम निकालते हैं। तो देखना ध्यान से, यहां पर हेडिंग लगाएंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू वेक्टर। तो देखो मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं यहां पर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल जो है
वो सपोज करो इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल 150 है, 150 डिग्री, ठीक है। ये पहला केस, ये दूसरा केस। थर्ड है हमारा ऐसे नहीं, थर्ड है हमारा थर्ड ये हमारा कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री, ठीक है। ये थर्ड है। फोर्थ हम ले लेते हैं कुछ ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ये और ये टाई हम दे। ये हमारा ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और ये क्या हो गया हमारा बी वेक्टर। अब देखो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? देखो ये 90 और ये 120 कितना हो गया? 90, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया यार। हाँ 90 और 120 कितना हो गया? 90 और 120 कितना हो गया? 210 और ये कितना हो गया? 30 डिग्री, इसको 30 डिग्री मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया? 210 और 3 240 डिग्री। अब ये जो बचा है वो कितना हो जाएगा? 360 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0 2 120 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है। ये 120 डिग्री। तो अब हमें इन दोनों का एंगल निकालना है, क्या ये वाकई में सही है इस तरीके से? तो देखो रूल क्या है वो देखना, या तो हम एंगल तभी निकाल सकते हैं या तो टेल टू टेल जॉइंट हो और हेड टू हेड जॉइंट होना चाहिए, हेड टू हेड। यहां पर देखना, यहां पर ए वेक्टर ये और ये बी वेक्टर है, इन दोनों का टेल से टेल जॉइंट हो रहा है, तो इसे हम 30 डिग्री एंगल है, तो वाकई में ये राइट है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखना यहाँ पर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसका टेल है और इसका हेड है, तो ये ऐसा नहीं चलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ए वेक्टर इस तरीके से ना, तो बी वेक्टर को हम थोड़ा सा पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में। तो ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक का ये 150 था, यहां से यहां तक का 150 था, ये 150 है ना, सॉरी 180, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखो ये यहां से यहां तक 150 है, इसको हम इधर मूव कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा पूरा इस तरफ। 180 मतलब देखो इस तरीके से कर लेता हूं मैं डॉटेड लाइन में, ये हमारा बी वेक्टर है। अब हम इसको थोड़ा सा इधर उठाकर ले आए इस तरीके से। तो हमने क्या किया, ये 180 है टोटल, तो 150 तो इतना ही है, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो इसका जो एक्चुअल एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है, ठीक है। अब देखना है इसमें क्या हुआ है, इसमें हेड से टेल जुड़ा है, ये भी गलत है। हम क्या करेंगे,
हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से लाएंगे। ये ए वेक्टर है सपोज करो, तो इसको थोड़ा सा हम इधर ले आएंगे, तो ये बी वेक्टर, ये भी 90 डिग्री है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि ये भी 90 है तो ये भी 90 हो, लेकिन 90 के केस में हो जाता है। एक ही एंगल कभी नहीं मिलता, लेकिन 90 या 180 के केस में या 360 के केस में ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें देखना, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, देखो ये ए वेक्टर है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर पैरेलल शिफ्ट कर रहे हैं टेल से टेल, ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, ये क्या है, सी वेक्टर, इसको भी हम यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, सी वेक्टर ये, और ये क्या है, डी वेक्टर, ये तो टेल से टेल है, ये डी वेक्टर। अब देखना ध्यान से, ये कितना हो गया, 90। ठीक है, ये 90 हो गया, ये पूरा 180 होगा, ये पूरा 180 होगा ना। देखो ये 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री, और बचा कितना, 60 डिग्री, बचा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसी भी वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कि किसी वेक्टर को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हम करेंगे हेड टेल मेथड कहते हैं जी। सबसे पहले हेड टेल मेथड से सीखेंगे, हेड टेल मेथड। देखो किस तरीके से ऐड करते हैं, सपोज करो ये कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, ये कोई दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब हमें ये बताना है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, या मीटर ले लेते हैं। ठीक है, अभी मीटर ले लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, मतलब टोटल फोर्स कितनी होगी। देखो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम जिस वेक्टर को, तो जो आंसर आता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। जो आंसर आता है उसे बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो इसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, क्या करेंगे हम, पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या करेंगे, जो इनिशियल पॉइंट होगा जहां से वेक्टर की शुरुआत हुई होगी उसका टेल और फाइनल पॉइंट का हेड इससे जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को जोड़ सकते हैं। सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, आप अपने दोस्त पर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, इस तरफ कितने न्यूटन की, 5 न्यूटन की। आपका दोस्त आपके फ्रेंड पर फोर्स लगा रहा है, एक और फ्रेंड पर। ठीक है, कितने न्यूटन की, 4 न्यूटन की। फिर ये किसी और पर फोर्स लगा रहा है, कोई लड़की है, कोई लड़की है। ठीक है, ये किसी और लड़की पर फोर्स लगा रहा है इस तरीके से, वो कितनी न्यूटन की है, 3 न्यूटन की। एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से नहीं बनाते, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से। ये कोई लड़की है, इस पर 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये किसी और पर, ये इस एक बॉक्स पर फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये बॉक्स पर, और ये लगा रहा है, ये लगा रही है 5 न्यूटन की। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो देखो पहले वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है टेल है, ये एक वेक्टर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये और फोर्थ, ये। तो फर्स्ट वेक्टर की जो इनिशियल पॉइंट है
उधर उसकी टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, इस तरीके से ये रिजल्टेंट फोर्स मिल जाएगा हमको। अब हमें इसको निकालना कैसे, देखो इस तरफ हम कितना न्यूटन चले, इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन ये लग रहा है, 3 न्यूटन ये लग रहा है, तो 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना हो गया, 5 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन कितना हो गया, 5 और 3 8, तो मतलब इस तरफ तो 8 न्यूटन फोर्स लग रही है। अब ये इस तरफ 4 न्यूटन, इस तरफ 5 न्यूटन, इस तरफ 9 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लग रही है। अब हम इसको भी निकाल सकते हैं इस तरीके से, देखो 5 न्यूटन, 5 ये और 3 ये, तो 8 न्यूटन ये इस तरफ लग रही है इस डायरेक्शन में। अब 4 ये और 5 ये, तो 9 न्यूटन इस तरफ लग रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 8 8 64 और ये कितना हो जाएगा 81, और हमें ये निकालना है। ये सपोज करो ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या होगा हमें ये निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखना ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, हमने ये स्क्वायर कर दिया, पाइथागोरस में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं ना, तो देखो इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई बताओ, 14, इतने न्यूटन की फोर्स लगेगी। ठीक है, ये भी वेक्टर कितना आ गया, रूट अंडर रूट 145, इतने न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, इस तरीके से हम ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को। ठीक है ना।